मिथिला ज्वाइन करेगी बट लेट से करेगी। वेल ओके, तो थर्ड एक्सरसाइज थी जिसमें आप लोगों को डाउट था, कल आप लोग कह रहे थे दैट वाज कि हमें इश्यूज और जो कंसर्न है डेवलपिंग नेशंस के वो डिस्कस करने थे। ठीक है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके क्या इश्यूज और कंसर्न है वो हमें आपके साथ डिस्कस करने थे। तो बेसिकली हमने पहली बात तो ये देखा कि डेवलपिंग नेशंस क्या होते हैं, दिस डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस के इश्यूज और कंसर्न हमें डिस्कस करने थे। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए ताकि इंटरैक्टिव हो सके और जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग क्लियर कर सकें, क्योंकि 2-3 बार ये एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके हैं फिर भी नहीं कर पा रहे। तो अनम्यूट रखिएगा ताकि इंटरैक्शन होता रहे, है ना, वन वे टीचिंग नहीं हो। तो डेवलपिंग नेशंस के हमको इश्यूज और कंसर्न डिस्कस करने थे इस एक्सरसाइज में। पहली बात तो डेवलपिंग नेशंस क्या है हम ये समझ लें। दो तरह की कंट्रीज का डिस्कशन हम करते हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। तो फर्क क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज रिफर टू द सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट हुज इकोनॉमी हैज हाईली प्रोग्रेस्ड एंड पोजेस ग्रेट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जिनकी इकोनॉमी काफी अच्छे से प्रोग्रेस हो चुकी है, डेवलप्ड हो चुकी है, और उनके यहाँ अगर हम टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा मिलता है। जैसे हमारा यूएस है और जो भी सॉवरेन कंट्रीज हैं जहाँ पे इकोनॉमी अच्छे से फ्लरिश कर रही है और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और नेशंस कंट्रीज के कंपैरिजन बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, तो उनको हम डेवलप्ड नेशंस कहते हैं। उसकी अपेक्षा ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं ये कौन होते हैं? द कंट्रीज विथ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें इन कंट्रीज में इतना नहीं मिलता उनके कंपैरिजन में। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कम है, लो है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? जो हमने बेसिक चीजें डिस्कस की जैसे कि फूड है, शेल्टर है, ठीक है, एक लाइवलीहुड है, ये जो बेसिक नीड्स है जब वो एक हर पर्सन को अवेलेबल रहता है कंट्री में, ठीक है, पावर्टी इतनी नहीं रहती कि इतने लोग सफर कर रहे हो जिन्हें खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो इन सब आधारों पर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बनता है। तो वो जिन कंट्रीज का कम है, यानी वो बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज अभी हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उनको हम डेवलपिंग नेशंस कहते हैं। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो इन डेवलपिंग नेशंस की जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, वो हमें इस एक्सरसाइज में डिस्कस करना था, जो मेरी आपसे बात हुई थी। तो और क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ जिसे आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स डिस्कस किए थे। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अब जो अभी प्रेजेंट का स्टेटस है उसमें इसे हम बदल कर जो 21वीं सदी है उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं। आपसे हमने डिस्कस किया था कि ये डिस्कशन हुआ कि डेवलपमेंट नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी ऐसा विकास होना चाहिए जो आगे फ्यूचर में सस्टेन कर सके, जिसमें एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी पर हमने बहुत ज्यादा जोर देना शुरू किया है। तो फिलहाल ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हम आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे थे, इससे हमें एक अच्छा पिक्चर मिलता है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी समस्याएं क्या है और उनके कंसर्न क्या है और उनको हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यही 8 पॉइंट हैं जो हमने आपको नोट्स दिए थे उसमें जो डिटेल में दिए हुए हैं। पहला पॉइंट था, अगर आपसे कहें कि हम इन जनरल पूछे कि क्या समस्याएं हैं डेवलपिंग नेशंस की इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, तो पहला हमने डिस्कस किया था टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, भुखमरी और गरीबी जो है वो देश से, वो जो डेवलपिंग नेशन है उससे हटाना। तो ये एक बड़ी समस्या है डेवलपिंग नेशंस की, पावर्टी और हंगर यानी गरीबी और भुखमरी, जिससे आप लोग वाकिफ हैं। इसी के बारे में हमने जो है उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। सेकेंड है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जो बेसिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हर बच्चे को मिले, वो उसका अधिकार है। तो ये हम सुनिश्चित कर पाए कि हर व्यक्ति के बाद एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन
है, उसको प्राइमरी शिक्षा मिली हुई है, कि हमको पता है बहुत कुछ एजुकेशन से बदलता है, इंसान की समझने की शक्ति, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की क्षमता, और जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसमें वो कुछ कर पाएगा बेहतर तरीके से, इसके लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। तो हम ये सुनिश्चित करें कि जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, सबको एटलीस्ट शिक्षा जो प्राइमरी है वो तो मिल सके। टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर विमेन, तीसरा मुद्दा हमने जो डिस्कस किया था कि जो जेंडर इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी हम पाते हैं उसको कम करना और औरतों को सशक्त बनाना। जो 50% पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, अगर वो काम नहीं करेंगी, उनको हम इक्वालिटी का दर्जा नहीं देंगे, तो हम अपने देश का जो विकास है वो मे बी उस स्तर से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हमारी आधी पॉपुलेशन को हम उसे हम सशक्त नहीं कर रहे। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं इशू है, कंसर्न है डेवलपिंग नेशंस के लिए, वो औरतों को इक्वालिटी दिलाना है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है। फिर चौथा हमने डिस्कस किया था टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी बच्चों का जो मृत्यु दर है उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना। और वो कैसे होगा, जब माँ को जो मैटरनिटी स्टेज होता है उसमें उनके हेल्थ का उनका जो है केयर अच्छे से होगा और डिलीवरी ठीक से होगी, और जो ये पूरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन साइकिल का वो हेल्दी होगा, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी हम कम कर पाएंगे। टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, हमने बोला ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जब मैटरनल हेल्थ अच्छी होगी और जो माँ है उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, चाहे वो न्यूट्रिशन हेल्थ से रिलेटेड हो या साइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट हो, तो उसको जब हम सुदृढ़ करेंगे, अच्छा करेंगे, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी और जो मदर मोर्टेलिटी है दोनों को हम कम कर पाएंगे। टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, और इसी तरह से जो ये बीमारियां हम उसमें हम अभी तो हम कोविड से जूझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चेंज होता रहता है, ये पहले का 2015 का है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सब जो बीमारियां हैं जो बहुत लार्ज लेवल पे डेवलपिंग नेशंस को हम कह सकते हैं प्रभावित करनी, जिससे बहुत सारी डेथ्स होती हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको काबू में लाना, ये इम्पोर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट गोल हो सकता है। टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हमने बार बार डिस्कस किया कि जो हमारा एनवायरमेंट है उस पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? एनवायरमेंट का भी पेपर पर आप लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, बताइए, कौन बताएगा? ट्राई करिए। हेलो। यस मैम। हाँ जी मैम। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग सुना है ना? मैम ग्लोबल सुना है। वार्मिंग क्या होती है? जो हमारा वातावरण है अर्थ का, लगातार उसका जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग यानी जो जो गर्माहट है, जो गर्मी है, उसका स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण क्या है? जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो ये जो है गैसेस वो हमारे एनवायरनमेंट में धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और ये गैसेस क्या करती हैं, ये जो सनरेज आती हैं, जो सूरज की रोशनी आती है, उनको ट्रैप कर लेती हैं। तो वो गर्मी जो है वो हमारे वातावरण से निकल नहीं पाती और धीरे धीरे तापमान जो है वो बढ़ रहा है। और इस तापमान के बढ़ने से क्या होगा, अगर इसी स्तर पे तापमान बढ़ता रहा तो धीरे धीरे जो हमारे ये पोलर आइस कैप्स हैं, जहाँ पे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ जमी हुई है, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी। और वो जब पिघलने लगेगी तो क्या होगा, जो समुद्र का स्तर है, जल स्तर है, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, सी लेवल हाई होगा। तो एक चीज तो सुनिश्चित है कि आसपास के जो भी शहर होंगे जो समुद्र से सटे हुए हैं, पास हैं, वो जलमग्न हो जाएंगे और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हम देख पाएंगे। देखिए अभी हम लोग फील कर रहे हैं क्लाइमेट बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि नहीं हो गया है। मई में कहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी, पर अभी हम क्या फील कर रहे हैं, आज वेदर बहुत अच्छा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी गर्मी बहुत बढ़ जा रही है, कभी सर्दी हो ही नहीं रही है, कभी एक्सट्रीम हो रही है। तो हम क्लाइमेट में बहुत डिफरेंट चेंज महसूस कर पा रहे हैं, है ना। कई बार जो डिजीजेस भी प्रिवेल करती हैं वो इनसे रिलेटेड होती हैं, क्लाइमेटिक चेंज से। अभी स्टिल हम इस प्रोसेस
हैं कि कोविड के मेजर रीजंस क्या रहे या कैसे आए, इस पे रिसर्च अनुसंधान ही हो रहा है। हो भी सकता है कि क्लाइमेट का भी इसमें रोल हो। तो क्लाइमेटिक चेंजेस हम फील कर रहे हैं, और अगर ऐसे ही हम लोग नहीं जागे और हम डिफॉरेस्टेशन करते रहे और अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि शायद जो हमारा सर्वाइवल है वही क्वेश्चन मार्क में आ जाए। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमें एंश्योर करनी है, बढ़ानी है। टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब देखिए, ये जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की हमने बात की ना, छोटे छोटे एग्जांपल्स आप लोग न्यूज में पढ़ते रहते हैं, उसको ध्यान से पढ़ा करिए कि हम डेवलपिंग नेशंस के लिए क्यों कह रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं जब गर्मी बहुत, अभी तो देखिए कोविड में सब बंद है, तो हम ये फील कर पा रहे हैं कि एनवायरमेंट में भी इतना पोल्यूशन नहीं है। और हम बार बार जो डिस्कस करते थे कि हवा जहरीली हो गई और आप न्यूज देखते रहते थे, वो अभी नहीं आ रही है। अदरवाइज जो पीक सीजन्स रहते थे, हम दिल्ली में देखते थे ना कि हवा जो है वो इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को बहुत सारे जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस होना शुरू हो गए। और अक्सर ये क्यों होता था दिल्ली में कि आसपास हरियाणा और जो भी जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छे से होता है, फसल के बाद जो सूखी फसल रहती, जो रिमेन्स रहते हैं, उसको वो लोग एक साथ जलाते थे। और एक साथ जब इतना सारा जो है हम कह सकते हैं सूखी फसल जलती थी, तो उससे जो धुआं निकलता था वो इम्पैक्ट करता था आसपास के सिटी के जो हम कह सकते हैं पोल्यूशन लेवल को। तो यानी हम इन चीजों को, अभी एग्रीकल्चर तो चलेगा ही चलेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा, पर क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे इनोवेशंस कर सकते हैं कि उसके लिए हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि इतना पोल्यूशन नहीं हो। तो ये सब सुनिश्चित करना, डेवलपिंग नेशंस को जो इश्यूज आते हैं, तो वो सब एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत होते हैं। तो उस पर हमें ध्यान देना है, सोचना है। टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ये हमने डिस्कस ही किया था कि अब जो पूरी दुनिया है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है, और अगर अपने देश को विकसित करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो हमें बाहरी सभी देशों से जो नेटवर्किंग है वो अच्छी करनी पड़ेगी, तभी वो संभव हो पाएगा। तो ये ठीक है, अच्छी स्लाइड, इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। ये आपको इन शॉर्ट जो हमने आपको बहुत डिटेल में दिया था और आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम कैसे पढ़ें कैसे लिखें, तो ये एक इजी स्लाइड है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब आपने जैसे मान लीजिए पहला इशू लिखा कि हमें पावर्टी और जो हंगर है उसे मिटाना है, ठीक है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर। तो इसका टारगेट क्या है? half the proportion of people living in extreme poverty, less than $1 a day in between 1990 and 2015। ये पहले जो एक सर्वे हुआ था उसके अनुसार 1990 से 2015 के बीच जो लोग हैं उनका जो है हम कह सकते हैं जो उनकी जो आय है एक दिन में वो $1 से भी कम थी। तो ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा पावर्टी, कितनी ज्यादा गरीबी है। Present status, India is moderately successful in reducing poverty and is likely to miss target by 3.5% point। तो क्या होता है, ये जो हमारा यूएन है, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स डेवलपिंग नेशंस को दिए जाते हैं कि इन पे आप काम करिए, ठीक है, फिर वो देश उस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं गोल पर, उस ध्येय पर काम करता है। तो इंडिया ने इस पर काफी काम किया, और जो एक्सट्रीम पावर्टी हंगर की बात थी उसमें काफी कुछ जो है हमने रिडक्शन भी देखा कि उसमें गिरावट आई उसके लेवल पे, और 3.5% से हमने वो टारगेट थोड़ा सा मिस कर दिया। हमने जो टारगेट किया था उससे 3.5% कम हम कर पाए। The poverty head count ratio is estimated to reach 18.6% by 2015। तो ये अनुमान था कि 18.6 हम पहुंचा पाएंगे 2015 में। The malnourished and underweight children percentages came down from 53.5 1992 46% in 2005-6 and expected to reach 40% by 2015। देखिए जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम बार बार कहते हैं ना कुपोषित बच्चों का जो हम जो डेटा देखते हैं उसका परसेंटेज हम 1990 में देखते हैं तो 53.5 था, फिर 5-6 में वो 46% हुआ, और अभी 2015 में 40%। अभी भी बहुत ज्यादा है। आप सोचिए अगर 40% बच्चे जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और अभी भी जो हमारा रिसेंट फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आने वाला है उसमें हम देखते हैं कि जिस हिसाब से और चीजों में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं,
तेजी से अंतर आना देख रहे हैं। माल नरिशमेंट जो बच्चों में है उसमें हम उतना अच्छा शायद अभी काम नहीं कर पा रहे, या इतना जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कवर करना भी एक मुश्किल कार्य है, जो सरकार कोशिश भी कर रही है और अभी भी उस पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा इस स्तर को और नीचे ले जाने के लिए। टारगेट देखिए था कि 28.6% के हम नीचे ले जाएं, लेकिन हम 40% तक ही पहुंच पाए। तो ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है बच्चों के कुपोषण की, ये अभी भी बनी हुई है। अब ग्लोबल इंफॉर्मेशन, एविडेंस ऑफ improvement in children nutritional status, percentage of underweight children has been estimated to decline from 25% 1990 to 16% in 2010। ये ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है उसका जो डेटा लेते हैं कि 25% से गिराकर वो शायद 16% तक 2010 तक ला पाए हैं। Stunning in children under 5 years of age decreased from 40 to 27%. In Asia, the number of children halved between 1990 and 2010। और अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो वहाँ पे जो है जो स्टंट बच्चे यानी जिनकी ग्रोथ रुक जाती है कुपोषण के वजह से, तो उसको मे बी हाफ कर पाए हैं, आधा कर पाए हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड बैंक स्कीम्स चलाती है और एफर्ट्स करती है डेवलपिंग नेशंस की मदद करके। तो ये कुछ एक पिक्चर है हमारे इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर का। क्लियर है सबको? यस मैम। जो हमने आपको नोट्स दिए हैं उसमें हमने प्रोग्राम्स के नाम भी लिखे हैं जो भारत सरकार चला रही है पॉवर्टी और हंगर के अगेंस्ट, तो उसको आप चाहें तो इंक्लूड भी कर सकते हैं। मैम आपने उस दिन दूसरा है बताया था तो मैंने कर लिया है। हाँ ठीक है, जिनको डाउट है उनके लिए क्लियर हो जाएगा, जिसने कर लिया अच्छी बात है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। फिर ensure 2015 children everywhere boys and girls alike will be able to complete। अब ये पहले के जो हमारे मिलेनियम गोल्स थे कि 2015 तक जो है सभी को यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए, ठीक है। ये प्रेजेंट स्टेटस है और ये हमारे प्रोग्राम्स हैं जो इसके लिए चलाए गए। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो ये MDG जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था एजुकेशन प्रोवाइड करने का, उसके अंतर्गत सरकार ने 3-4 स्कीम्स चलाई ताकि सभी को शिक्षा दी जा सके इस प्राइमरी एजुकेशन तक। प्रमोट जेंडर एंड क्वालिटी एम्पावरमेंट, तो ये हम आपसे शेयर कर देंगे, है ना, ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, India under 5 mortality USMR declined from 125 per thousand live births in 1990 to 74.6 per thousand live births in 2005-6। So ये देख रहे हैं कि हम गिरावट आ रही है, पर ऑब्वियसली अभी भी बहुत है, तो उसमें उसे हमें और कम करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारे वो जो है 8 गोल्स थे वो डिस्कस हमने कर लिए कि ये हैं। अब हम रिसेंट डिस्कस करते हैं आपसे, यानी ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, पर अगर हम 21वीं सदी की बात करें, अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। तो जिन्होंने अभी नहीं किया है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ना करके जो हमारे रिसेंट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनसे भी इश्यूज लेकर उसको लिख सकते हैं। तो उसका भी डॉक्यूमेंट हम आपसे शेयर कर देंगे, अभी आपसे शेयर करके उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। विजिबल है सबको स्क्रीन? जी मैम। देखिए 2020 की ये जो रिपोर्ट है, ये पूरा PDF डॉक्यूमेंट हम आपसे शेयर कर देंगे जो भारत की रिपोर्ट है। तो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अभी हम MDG डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। गोल यानी ध्येय, डेवलपमेंट यानी विकास, और सस्टेनेबल यानी जो सस्टेन करे। और
वो इसके पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, पहले टर्म यूज होता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और अब हम जिसका प्रयोग करते हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, काफी चीजें कॉमन है जिसमें बदलाव नहीं आया है, और कुछ चीजें जो समय के साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलती हैं वो बदली हैं। तो सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, हर जगह से हम पॉवर्टी को हटा सकें। Designing effective strategies to rapidly reduce poverty as persistent challenge nations all over the world. This has particularly been defining agenda in low and middle income countries, where the incidence of both income poverty and multi-dimensional poverty is relatively larger than other parts of the world. Such poverty manifests itself in dimensions opportunities for livelihood and quality education, lack of access to resources, social discrimination, and vulnerability to extreme क्लाइमेट इवेंट्स। तो ये सब जो है पावर्टी की वजह से जो भी समस्याएं आती हैं वो हमने डिस्कस किया। इंडिया का थोड़ा सा स्टेटस देखते हैं, एक एक जो पॉइंट है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग फिर खुद एनालाइज करेंगे, है ना, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। तो चलिए पहला जो पावर्टी वाला है वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट फॉर्म्स। देखते हैं हमारी भारत सरकार क्या काम कर रही है इस पर्टिकुलर गोल के लिए। to accelerated economic growth and broad social safety nets। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो ये है कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बढ़ाना है, ठीक है, जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ बढ़ाना है, और दूसरा सोशल सेफ्टी नेट्स बनाने हैं। सोशल सेफ्टी नेट्स यानी सामाजिक जो सुरक्षा है वो ऐसे उसकी संरचना कर सके ताकि सबको उसका इफेक्ट मिल सके। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम आपको देखते हैं। विधवा पेंशन योजना आपने सुनी होगी, है ना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना आपने सुनी Yes, होगी, ma'am. ठीक है। तो उसके द्वारा क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट हर किसी को लास्ट स्टेज तक मिलता रहे। तो ये जो छोटी छोटी कोशिश होती है वो बेसिकली कि एक्सट्रीम पावर्टी नहीं होगी, कोई भूख से मर नहीं जाएगा। कुछ इस तरह का हम सिस्टम बनाएं कि जिसमें एक मिनिमम जो है अमाउंट है वो व्यक्ति को मिलता रहे और ऐसी कंडीशन ना आए। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स फॉर प्रोमोटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम्स पॉलिसीज बनाई गई हैं जिसके द्वारा पहली बात तो काम दिया जाए यानी एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। मनरेगा एक एग्जाम्पल है उसका। स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ सिटीजंस टू बेसिक सर्विसेज, जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि जॉब्स हो, यानी उनके पास कोई ना कोई कार्य हो जिसको वो करके अपना जीवन अर्जन कर सकें, ये सुविधा प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ है, स्वास्थ्य है, न्यूट्रिशन है, पीने का पानी है, सैनिटाइजेशन है, एजुकेशन स्किल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इस पर काम कर रही है सरकार की ये सब जो है अवेलेबल लोगों को हो मुहैया कराए। द मैकेनिज्म फॉर टारगेटेड सोशल असिस्टेंस टू पीपल इन वनरेबल सेक्शंस आर बीइंग कॉन्शियसली इम्प्रूव। और वो लोग जो वनरेबल यानी कमजोर, ठीक है, जैसे हमारे एल्डरली हैं, मदर्स हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स चलाना और इंश्योर करना कि वो उससे लड़ सके। लेवल एंड एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, देखते हैं क्या कंडीशन है। The country is focused on steadily accelerating gross domestic product (GDP) growth rate to sustain 8% growth between 18 to 2023 to become USD 5 trillion economy by 2025। तो ये टारगेट था। देखिए जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो भी उत्पादन हम लोग करेंगे, मान लीजिए एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस हो रहा है, फैक्ट्रीज में जो हम सामान बना रहे हैं, कुटीर उद्योगों में जो चीज हम बना रहे हैं, यानी टोटल पूरे भारत देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा जीडीपी कहलाता है। तो ये जीडीपी निर्धारित मतलब है, ये निश्चित ये इम्पैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को, तो इसको बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो उसको बढ़ाने पर जो सरकार है वो फोकस करती है। While the recent COVID-19 pandemic has caused a setback, the economic growth rate in India has been broadly on an accelerating path, with India being one of the fastest growing major economies in the world। हमारे देश की कंडीशन ये थी कि हमारी इकोनॉमी निरंतर बढ़ रही थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से अभी हम इसमें रिसेशन पाते हैं, एक सेटबैक लगा है। तो खैर वो भारत में नहीं बल्कि हर देश में, पूरे वर्ल्ड में हर जो देश है वो कोविड को फेस कर रहा है और इकोनॉमिक जो हम कह सकते हैं डिसलरेशन है उसको भी फेस कर रहा है।
The rapid growth of the economy has contributed 25.5% growth in per capita income, which grew from USD 116.10 in 2015 to USD 2020 in 2018. तो देख रहे हैं हम कि ये जो पर परसेंट कैपिटा इनकम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट पहले से आया है. अकॉर्डिंग टू नेशनल एस्टिमेट्स, पॉवर्टी रेट इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम, अब देखते हैं कि कितना रिडक्शन जो है हमारा पॉवर्टी रेट पर आया है. इंडिया में जो ये पॉवर्टी रेट था वो 37.2% था 2004-05 में, ठीक है. फिर 21.92 हुआ, 37 से गिरा 11-12 में. Further, extreme poverty as measured by the World Bank International Poverty Line declined from 21.2% 2011 to 13.4 in 2015 और 2015 में हमने देखा ये 13.4 पे पहुंचा. देखिए ये जो हम रिडक्शन देख रहे हैं ना, ये गरीबी पे नहीं है, एक्सट्रीम गरीबी की बात कर रहे हैं. एक्सट्रीम गरीबी यानी जब खाने को भी नहीं मिलता, इंसान भूख से मर जाए, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात हो रही कि उसका रेट जो है वो गिर के जो है 13.4 अब 2015 के डेटा में पहुंचा. The incidence of multidimensional poverty as measured by the Multidimensional Poverty Index of OPHI and UNDP reduced by half to 27.5% between 2005-06 and 2015-16, implying that over 271 million people escaped poverty. Deprivations significantly reduced in all indicators, और ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके द्वारा हम गरीबी का पता करते हैं कि क्या है. वो डायमेंशंस क्या है? न्यूट्रिशन, बच्चों का जो मृत्यु दर है, years of schooling, कितना वो पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स. इन सब चीजों के आधार पर हम गरीबी का जो माप है वो लेते हैं. Poverty reduction in rural areas has outpaced than in urban areas. Improvement among the bottom 40% exceeded that the total population. तो ऐसा नहीं है जो सरकार मदद करती है, हेल्प करती है, प्रोग्राम पॉलिसीज चलाती है, उससे रिडक्शन हो रहा है. पर हमारा सवाल ये है कि जो अभी का प्रेजेंट हम कह सकते हैं वर्ल्ड का जो स्टेटस है, उसमें जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की इतनी बात कर रहे हैं, तो पॉवर्टी और हंगर ऐसी चीज है जिस पर तुरंत बहुत सारे एफर्ट्स करके इसे हटाना, मिटाना हमारा हम कह सकते हैं ह्यूमन ध्येय भी बन जाता है कि ये तो खत्म ही होना चाहिए. कहाँ हम मार्स पे पहुंच रहे हैं, चांद पे पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, जिन्हें शायद एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है. तो वो एक क्वेश्चन मार्क है जिसको एज सोसाइटी, एज नेशन रिजॉल्व करने की और खत्म करने की बहुत जल्दी आवश्यकता है. India is implementing a comprehensive developmental strategy to end poverty in all its forms through accelerated economic growth and broader social safety nets. अब देखिए इसमें जो आपको याद करना है कि सरकार कोशिश कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ करने की और सोशल सेफ्टी नेट्स बनाने की, जिसके द्वारा पावर्टी पर काम हो सके. अब ये जो पूरा कंटेंट है इसको हमने शॉर्ट में एक जगह किया है, आपको वो शेयर कर देते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें लिखना कैसे है. ठीक है, अब देखिए ये है, जैसे पहला है नो पावर्टी, एंड पावर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर. तो पावर्टी एक इशू है जिससे जो है डिफरेंट डेवलपिंग नेशंस लड़ रहे हैं और उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है. सोशल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी नेट्स, ये हम कैसे दे सकते हैं, कैसे जो है गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है. सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? मान लीजिए कोई इंसान है, उसके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, ठीक है, तो हम ये सुनिश्चित कर दें कि जिसका काम करने का मन है उसके लिए नौकरी है, वो मेहनत करके पैसे कमा सकता है. तो वो क्या हो गया? वो सोशल प्रोटेक्शन हो गया. अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप काम मेहनत करना चाहते हैं, पर आपको कोई नौकरी दे ही ना, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, आप भूख से ही मर जाओगे. तो ये सुनिश्चित करना कि जो हार्ड वर्क करना चाह रहा है, जो काम करना चाह रहा है, उसके लिए काम हो, तो उसको हम कहते हैं सोशल प्रोटेक्शन या सेफ्टी नेट. So the social security net in India covers the vulnerable sections including the elderly, persons with disability, children, women and widows through multiple target pension schemes. जो भी हमने आपसे कही कि जो हमारा vulnerable sections है, vulnerable sections यानी कमजोर लोग हैं, ठीक है, उसमें कौन आते हैं? बूढ़े लोग, ठीक है, elderly लोग, लोग जिन्हें डिसेबिलिटी है यानी जो अपंग है या जिन्हें कोई फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी हो, चिल्ड्रन बच्चे, विमेन औरतें और विडोज यानी जो विधवा औरतें हैं. तो बहुत सारी पेंशन स्कीम सरकार चला रही है. नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, एडिशनल असाइजेबल परसेंटेजेस ऑफ इंडिया. तो ये हो गया कि जो हमारा वनरेबल सेक्शन है इनको हम पेंशन दे रहे हैं,
और वो सेक्शन जो मान लीजिए यंग है, जो काम कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, उसके लिए क्या है, एडिशनली अ सीजेबल परसेंटेज ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली जो गांव के एरियाज है जहाँ पे हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम होते हैं, ऑप्शंस कम होते हैं, तो रूरल पॉपुलेशन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100 days of guaranteed wage employment per household in a year। एक दिन में 100 दिन कार्य उसको उनको मिलना जो है सुनिश्चित करती है सरकार, मनरेगा जो स्कीम है उसके एक्ट है उसके अंतर्गत। अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 136 million job cards had been issued so far under the मनरेगा स्कीम। तो 136 मिलियन लोगों को जो है एक तरह से कार्य मिला है मनरेगा स्कीम से अभी तक। इट हैड जनरेटेड 2.64 बिलियन person days of employment in financial year 1920। more women have taken advantage of this employment scheme। और ये भी अच्छी पिक्चर दिखाती है कि ये जो स्कीम है इसमें औरतें पीछे नहीं है, गांव में 54% औरतें हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया और इसके द्वारा जो है पैसे कमाए। An additional Indian 400 billion currency has been allocated for the benefit of workers in the aftermath of COVID-19। और COVID-19 में इतने बिलियन जो है हम कह सकते हैं रुपए हैं वो खर्च किए गए उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो इस स्कीम के अंतर्गत लोग काम कर रहे थे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने ली हैं सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। Access to basic services. India has met ambitious targets of poverty reduction behind not only in terms of monetary threshold of poverty but also factors pertaining to well-being such as access to nutrition, healthcare facilities, electricity, etc। अब हम कह रहे हैं कि अब बात सिर्फ उसकी नहीं है कि जीवन अर्जन करके हमें खाना मिल गया और हंगर से जो है हम बच गए। जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जिसमें हमारा न्यूट्रिशन आता है, एजुकेशन आता है, सैनिटेशन आता है, घर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके लिए भी स्कीम्स सरकार चला रही है कि लोगों को वो सुनिश्चित किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन the low unbanked sections of the population has been achieved by ensuring access to the range of financial services including banking, credit, insurance and pension under the प्रधान मंत्री जन धन योजना, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। As of 1st April 2020 इतना मिलियन अकाउंट्स वर ओपन इन प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके अंतर्गत 18 देखिए अच्छा खासा नंबर है, 381 मिलियन अकाउंट्स खुले हैं इसके अंतर्गत, ऑफ विच 203 मिलियन वर बाय वुमेन और 203 मिलियन जो हैं वो औरतों ने अकाउंट खोले हैं। द इंक्रीज्ड कवरेज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज अलोंग विद PGD JDY has also enabled direct benefit transfer of over 11 trillion to the accounts of beneficiaries which improve the effectiveness of social security provisions। cash relief, और देखिए ये बैंक में अकाउंट खोलने से क्या होता है, जो हमारे डेली वेज वर्कर्स है ना उनमें देखिए सेविंग की भी जो है वो भावना नहीं होती, धारणा नहीं होती, पर जब एक अकाउंट रहता है तो आप पैसे बचाते हैं, डालते हैं, आप उस साइकिल में जो है आ जाते हैं। तो ये पहला स्टेप कराना किसी भी लेवल पे जहां हमें बदलाव लाना है, चेंज लाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका फायदा हमने कोविड में भी देखा कि जब इन लोगों के अकाउंट्स खुल गए थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, तो अगर सरकार मदद भी पहुंचाना जा रही है तो इन अकाउंट्स में पैसे डाले गए, जो भी 500 रुपए और 1000 जो भी स्कीम के अंतर्गत आए, और लोगों ने उससे बेनिफिट भी उठाया। तो ये एक सिस्टम है जो डेवलप हुआ। पैंडेमिक अंडर द PM गरीब कल्याण योजना, तो कोविड-19 में जो है इस योजना के अंतर्गत जो हेल्प पहुंचाई गई। स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड स्किलिंग इकोसिस्टम। Agriculture provides livelihood to 650 million people or 59% of Indian household and is the key contributor to growth, job creation as well as poverty reduction। भारत की अगर हम बात करें, बार बार जो हम लोग कहते हैं कि कृषि जो है 59% जो इंडिया हाउस होल्ड्स हैं उसका जो धन अर्जन का तरीका हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। और therefore there has been a comprehensive area to measure improve, इसीलिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो चलाई जाती हैं। इंटरवेंशंस इंक्लूड इम्प्रूविंग क्रॉप इंश्योरेंस थ्रू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंक्रीजिंग इरिगेशन एफिशिएंसी थ्रू द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, strengthening agriculture marketing, building a farmer producer organizations for all round promotion of farmer entrepreneurship।
तो ये सारी स्कीम्स हैं जो हम कह सकते हैं किसानों के लिए चलाई जाती हैं ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम इम्प्रूव कर सकें और हेल्प पहुंचा सकें। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल, और नेशनल सब नेशनल लेवल पर ये सुनिश्चित किया जाता है, देखा जाता है कि ये सारी जो स्कीम्स हैं वो अच्छे से वर्क करें। इरेडिकेटिंग हंगर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ malnutrition, malnutrition को भी हमने डिस्कस ही किया था। एंड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ लिफ्टिंग मिलियंस फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिप्राइव्ड एंड अंडर डेवलप्ड। जब हम एग्रीकल्चर को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है पॉवर्टी और हंगर पर भी पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी पे उसका अच्छा असर हम देखते हैं। अंडर न्यूट्रिशन इज द प्राइम रिस्क फैक्टर इन ओवर 40% ऑफ अंडर, ये हमने डिस्कस किया था कि 40% जो बच्चे हैं हमारे अभी तक कुपोषण के शिकार हैं। Food security is influenced by a number of factors, including those that determine food availability, domestic food production, and capacity to import food, as well as determinants of food assets utilization and vulnerability. Access to food is determined by the purchasing power of household, access to government programs, and देखिए फिर वही बात आ गई, फूड सिक्योरिटी यानी सबके पास खाने के लिए हो। तो इसके लिए फिर हमारी गवर्नमेंट अगर हम देखें तो क्या होता है, आपको पता है ना, राशन कार्ड्स बनते हैं, उनका जो रेट होता है फूड ग्रेन्स का, प्रोडक्ट्स का, वो काफी लो रेट पर रहता है अगर हम मार्केट से कंपेयर करें। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, वो सरकार देती रहती है सुनिश्चित करने के लिए कि जो गरीब लोग हैं उनको ये चीजें जो है कम दाम पर मिले, और जो हंगर की समस्या है वो कई कई एक लेवल तक जो है उसको हम एड्रेस कर सकें। तो इसको आप ऐसे रीड कर अपनी नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं डॉक्यूमेंट से, जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अब हम डिटेल में ना जाकर जो हेडिंग्स हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। आई थिंक टाइम कम है, क्लास फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ये हमारा हो गया पहला, उसके बाद लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड, जीरो हंगर। ठीक है, पॉवर्टी हमने डिस्कस कर दिया। अब दूसरा जो डेवलपमेंटल गोल है वो है जीरो हंगर, एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब तीसरा हमारा क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखिए उसको, उसके लैंग्वेज में बस फर्क है। क्वालिटी एजुकेशन, पहले प्राइमरी एजुकेशन था, अब है क्वालिटी एजुकेशन। एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। जो शिक्षा है वो गुणात्मक शिक्षा मिले, खाली फॉर्मेलिटी के लिए कि हम पढ़े लिखे हो गए। क्या हो रहा है, सारे लोग बिना जॉब के घूम रहे हैं, इतने सारे हम ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स देखते हैं। तो पढ़ाई जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो गुण सिखा दे। ठीक है, जब तक गुणात्मक शिक्षा नहीं देंगे तो हम जो व्यक्ति है उसका अपने पैरों पे खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हमारे पास गुण होता है तो हम कैसे भी करके अपना जो जीवन अर्जन है वो कर पाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि अब हमें क्वालिटी एजुकेशन पे जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स है उसमें जोर दिया जा रहा है। ठीक है, नॉट जस्ट एजुकेशन बट क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सबको मिलनी चाहिए। देखिए पांचवा जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेम है ना, अभी तक हम पैरेलली चल रहे हैं, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं देख रहे हैं। इसमें भी जेंडर इक्वालिटी की बात हुई थी, तो जेंडर इक्वालिटी के लिए जो भी योजनाएं सरकार चला रही है विमेन और बच्चे लड़कियों के लिए, वो सब आप डिस्कस कर सकते हैं, जो हमने आपको नोट्स दिए उसमें भी है वो। ठीक है, फिर वी हैव क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब ये जो 6th है देखिए, इसको आप चेंज कर सकते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से। यहाँ से हम अंतर पाते हैं कि साफ सुथरा पानी और